दोस्तों नमस्कार। वर्णिका हिंदी के साथ हमारी साझा डिबेट में आपका स्वागत है। यूपी सहित देश भर में भाजपा राम के नाम पर माहौल बनाने में जुटी है। अखबारों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान छप रहे हैं कि अयोध्या में माहौल त्रेता युग जैसा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर बीजेपी और आरएसएस 22 जनवरी के बाद राम राज का दावा कर रहे हैं, तो राम राज में शंभुक और निषाद राज की भूमिका क्या होगी? दोस्तों, दलित और पिछड़े समाज की स्थिति बदली नहीं है, जागरूकता आई नहीं है। और तभी तो जिस तरीके से निषाद राज गुह ने भगवान राम के पैर धोए थे, वैसे ही अयोध्या की मीरा मांझी मोदी के जूठे कप की पूजा कर रही हैं। ऐसी स्थितियों में सवाल यही है कि मोदी और आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लागू करने में जुटे हैं, उसमें दलितों के पास क्या वही अधिकार होंगे जो उन्हें संविधान ने दिए हैं, या हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़ों के साथ सामाजिक व्यवहार मनुस्मृति की तर्ज पर होगा? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिंद किंजल, डॉक्टर संतोष सारंग। दोनों लोग सामाजिक न्याय की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरीके का माहौल आरएसएस और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बनाया है, उसमें दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर बात करना जरूरी हो जाता है। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर संतोष सारंग जी आपसे ही होगा कि ये बताइए कि 22 जनवरी के बाद जो यूपी में हो रहा है, उसके बाद क्या समाज से गैर बराबरी, छुआछूत खत्म हो जाएगा, दलितों के साथ समान भेदभाव, समान व्यवहार होगा, उसमें क्या होगा? मैं इस चीज को समझना चाहता हूँ। डॉक्टर संतोष सारंग का, हाँ वो जुड़ गए हमसे, तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए संतोष जी कि यूपी में 22 जनवरी के बाद जैसा कि आरएसएस और बीजेपी या फिर वीएचपी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ राम राज जैसा हो जाए, तो उसमें निषाद राज केवट या फिर कहें कि मीरा मांझी जैसे लोगों को क्या वही अधिकार होंगे जो संविधान ने उन्हें दिए हैं, या फिर इसमें बदलेगा जो सामाजिक ऑर्डर है? जी नंदलाल जी, आपने सही कहा कि 22 जनवरी के बाद इस देश में राम राज आने वाला है। क्योंकि राम आ रहे हैं और भाजपा आरएसएस राम प्रभु श्री राम को ला रही है भाजपा। और उसके बाद जो दावा ये लोग कर रहे हैं कि राम राज आ ही जाएगा, ये अमृत काल चल रहा है। आपको मालूम है, हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि जो सरकार है, जो सरकार के मुखिया है, जो खुद को विश्व गुरु कहते हैं, राम बिल्कुल। मंदिर ट्रस्ट के जो चंपत राय हैं, वे उन्होंने भी कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वे विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतार ही हैं। और उसके बाद आज मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो स्वाभाविक है कि देश में राम राज आ रहा है। ये अमृत काल है, आजादी का अमृत काल। अमृत काल में देश के हर कोने में अमृत की बारिश हो रही है और पूरा जन कल्याण का काम यह सरकार कर रही है। भुखमरी खत्म हो गई है, किसानों की आय भी दोगुनी हो गई है, अमन चैन है, शांति है, सद्भाव है, समरसता है। तो स्वाभाविक है कि रामराज तो आ ही जाएगा। लेकिन इस रामराज के पीछे जो इस सरकार और जो संगठन है आरएसएस और बीजेपी, उसकी मंशा क्या है? राम का नाम लेकर जो पूरा वितंडा खड़ा किया गया है, वोट की जो राजनीति है, राम को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे क्या है आपको समझना होगा। यह भाजपा का जो राम 22 को आने वाले हैं, क्या वे भाजपा के राम हैं या तमाम जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, या जो भारत के लोग हैं जिनकी आस्था है प्रभु श्री राम में, उनके भी राम हैं? राम कोई भाजपा के आने के बाद इस देश में जो हिंदू हैं वे राम का नाम नहीं ले रहे हैं। आम गांवों में भी जाइएगा पहले, अभी ये लोग जो लोक व्यवहार में है कि जब मिलते हैं तो अभिवादन करते रहे, राम राम भाई जी तो राम राम भाई जी, सिया राम, इस तरह के बोल संबोधन लोग करते रहे। लेकिन भाजपा के आने के बाद जिस तरह से राम का राजनीतिकरण किया गया है,
राम को भी हिंदू मुसलमान की तरफ बांट दिया गया है। एक धारा जो दक्षिणपंथी विचारधारा के विरोधी जो धारा है के लोग हैं, आज राम का नाम न चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे हैं, मजबूरी है। कबीर कहते हैं, कबीर दरअसल अमृत काल में जो है ना, ये इस देश में अमृत काल में सब कुछ उलट गया है, क्योंकि देश का नाम ही अब न्यू इंडिया कहा जा रहा है। मोदी जी कह ही रहे हैं कि भाई नया भारत हम बनाना है। पूरी भाजपा आरएसएस तो यही कह रही है ना कि न्यू इंडिया है, नया भारत। इस नए भारत में जो संत का काम है वे असंत कर रहे हैं, जो असंत है वे संत का काम कर रहे हैं, जो नेता का काम है राजनीति करना वो धर्म का काम कर रहे हैं, और जो धार्मिक जो साधु संत हैं वे राजनीति कर रहे हैं। असली संत तो हमारे जो कबीर है, रैदास है, दादू दयाल है, ये लोग हैं जो जन लोक कल्याण की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। कबीर राम के अवतारी स्वरूप को खंडित करते हैं। वे कहते हैं कि राम तो घट घट में है, निर्गुण निराकार है, राम का कोई आकार नहीं। कबीर के, रैदास के राम जो है, राम रहीम कह लीजिए, हरि गोविंद कह लीजिए, करीम कह लीजिए, नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही। तो यहाँ तो भाजपा और जो अभी वर्तमान सरकार है, जिसके जो हमारे विश्व गुरु हैं, वे राम को मंदिर में ला रहे हैं। अब पता नहीं कहां से ला रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वितंडा खड़ा किया गया है राम का, वो आज से नहीं, जब 2 सीटें थी भाजपा के पास, जब आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ, जब हक हकूक की बातें हुई, दलित पिछड़ों की, जो शंभुक और इनकी बात, शबरी की बात कर रहे हैं, निषाद राज की केवट की बात कर रहे हैं, यह जो नाम है ये किसका प्रतीक है? दलित पिछड़ों का प्रतीक है, जिसकी जो मनुस्मृति में जिनको बहुत शूद्र घोषित करके उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। शंभुक की बात करेंगे, उसमें आगे हम बात करेंगे, लंबा होगा, फिर आगे इसको जोड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह भाजपा और आरएसएस की जो सरकार, कंक्लूड करें इस अभी हम करना चाहते हैं कि पूरा जो धर्म का जो वितंडा खड़ा किया गया है राम के नाम पर, यह दरअसल जो दलित पिछड़े समाज, जो सोशल जस्टिस का आंदोलन जो पिछले 15, 20, 30 साल से शुरू हुआ, उसको डैमेज करने के लिए, और अधिकार जो गरिमा और सम्मान के साथ जो दलित पिछड़ों ने अपने नायकों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद जीना शुरू किया, उसको एक तरह से डिमोलिश करना चाह रही है। और वो राम को आगे करके भगवान को, चूंकि यह देश धर्म लोग धार्मिक लोग हैं, जिस देश में गरीबों की संख्या अधिक हो वह अधिक धार्मिक होता है, और वह पाप पुण्य और भाग्य में विश्वास करता है, और कुछ भी होगा तो भगवान के शरण में जाता है। तो यही सब सारा है कि इनको, इनके अधिकारों को, सम्मान को, इनको पीछे ले जाया जाए, धकेला जाए, और दलित पिछड़ों की एक बड़ी आबादी को धर्म कर्मकांड पाखंड में ले जाया जाए। यह सारा कुछ षड्यंत्र यही है। जी डॉक्टर निशिंत सर, मेरा सवाल अब आपसे है। उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप देखिए कि बसपा और काशीराम ने दलितों और पिछड़ों को एक पॉलिटिकल पावर दी, और उस पॉलिटिकल पावर ने सामाजिक जो ढांचा है उसमें उनकी स्थिति को भी बदलाव किया। बिहार में लालू, नीतीश, ये एक पीढ़ी रही है, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर, तमाम लोग। तो ये पॉलिटिकल पावर तो पहले बीजेपी ने जो है दलितों पिछड़ों के हाथ से लगभग छीन ली है। 10 साल से, तो यही यूपी में 7 साल हुए हैं अभी, लेकिन आप देखिए तो 7 साल का वक्त हो गया है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो इस सरकार की प्राथमिकता में एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक बड़ी चीज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो पढ़ेगा, जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही लड़ेगा। तो प्राथमिकता एजुकेशन नहीं है, और एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो आपको लड़ने की ताकत देता है। ये 2 चीजें जो है इस अमृत काल में, नए भारत में बीजेपी आरएसएस का जो एक हिंदू राष्ट्र कथित तौर पर है, उसमें प्राथमिकता में नहीं है। अगर ये चीजें जो है राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर और एजुकेशन दलितों के हाथ से छीन लिया जाए,
तो फिर मुझे लगता है उन्हें दबाना, उन्हें पीछे धकेलना ज्यादा आसान हो जाता है। क्या आप आने वाले वक्त में इसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? नंदलाल जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए सर। जी, आपका और संतोष जी का मैं अभिनंदन करता हूं और मुझे आप लोगों ने अपने इस मंच पे बुलाया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जो प्रश्न आपने उठाए हैं और जो अभी संतोष जी ने रखा है, अभी के समय में इन चीजों का उत्तर बड़ा कठिन हो चला है। मैं इसे 2-3 उदाहरण से पहले आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे पहले हम राजनीति की बात करें, मेरा अपना मानना है कि राजनीति समाज का हिस्सा है। राजनीति को अभी लोग राजनीतिक दल की राजनीति से जोड़कर बात करते हैं। जब आप किसी दल से जुड़कर राजनीति करते हैं तो उसे लोग कहते हैं कि यह राजनीति हुई। यदि आप दल के सदस्य नहीं हैं और दल की सक्रिय राजनीति में दिखते नहीं हैं तो माना जाता है कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये एक भ्रम है और ये भ्रम फैलाया गया है और सारे फसाद की जड़ यही है। आप देखेंगे, आप भूल जाते हैं वह व्यक्ति जो कहीं पर कलेक्टर है, वह व्यक्ति जो कहीं पर बड़ा पुलिस पदाधिकारी है, वह व्यक्ति जो किसी न्यायिक सेवा के बड़े पद पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति जो किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई व्यवसायी है, कोई किसान है, कोई अपने आप को कोई बहुत बड़ा समाज सेवी कहता है, हम उन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। ये बहुत बड़ी भूल है। सच्चाई ये है कि अक्सर ये लोग ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं उनके बनिस्पत जिन लोगों ने राजनीतिक आवरण और चोला ओढ़ के रखा हुआ है। इसके उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो आज के तारीख में बहुत सी चर्चाएं चलती है कि सरकारें बदले के भाव से विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष के लोगों पर प्रहार करती है या उन्हें परेशान करती है। मैं अभी मोदी जी की सरकार पर उंगली उठा के नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें पहले भी हो चुकी है। तो जो संस्थाएं हैं उनका सरकार दुरुपयोग करती है और उससे अपने विपक्षियों को साधने का प्रयास करती है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग राजनीतिक दलों के सक्रिय रूप से सदस्य के रूप में दिखते नहीं हैं वे भी जमकर राजनीति करते हैं। हम लोगों ने खूब देखा है जो न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए लोगों की राजनीति करते हुए, खूब देखा है डॉक्टरों को राजनीति करते हुए, खूब देखा है प्रोफेसरों को राजनीति करते हुए, खूब देखा है शिक्षकों को राजनीति करते हुए, यहां तक कि जो विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और विधान पार्षद बनते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, कई दफा वो भी उतनी राजनीति नहीं करते जितने ये लोग छद्म वेश में राजनीति करते हैं। इस बात को पहले समझना होगा आपको। आपने कहा कि आज के तारीख पे जो काशीराम जी ने जो राजनीति शुरू की, आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में राजनीति का, अभी हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, आपने कहा कि शिक्षा रुकती जा रही है, राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो पहले मैं काशीराम जी का उदाहरण लेना चाहता हूं। काशीराम जी ने जिस राजनीति की शुरुआत की थी वो कहां पहुंच गई? उनकी उत्तराधिकारी के रूप में बहन मायावती जी सामने आई और कहना नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की राजनीति है, जो आज के विपक्ष की राजनीति, विपक्ष से मतलब है मेरा जो एनडीए की सरकार चल रही है और उसके खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हैं, उसमें आप यदि ढूंढेंगे कि मायावती जी कहां पर हैं तो शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज रह जाएंगे कि मायावती जी विपक्ष के साथ हैं, परोक्ष रूप से एनडीए के साथ हैं, या उनकी अपनी कोई न्यूट्रल स्टैंडिंग है, आपको कुछ स्पष्ट नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यह बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना
कि गरीबों के पक्ष में, कमजोर वर्गों के पक्ष में कौन सी पार्टी खड़ी है और कौन सी पार्टी नहीं खड़ी है, क्योंकि गाहे बगाहे इनमें से अधिकतर पार्टियां और अधिकतर राजनीतिक संस्थान कहीं ना कहीं वर्तमान में जो संस्था चल रही है इसको लाने में इनका भी कंधा लगा है, इन लोगों ने भी वो पालकी ढोई है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 2014 में बनी, गांधीनगर से चलकर वह आए और नई दिल्ली में उनकी सरकार बनी। थोड़ा एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। उस सरकार को लाने में जो गांधीनगर से नई दिल्ली का जो रास्ता तय हुआ, उसमें रामविलास पासवान जी लगे हुए थे। आपको याद होगा 7 सीटें ली थी और सातों के सातों जीती, और उन्होंने और सीटों को जीतने में भरपूर मदद की। रामविलास पासवान जी किस वर्ग से आते थे, जरा सोचिएगा। दूसरा नाम मैं लेना चाहता हूं, उसी 2014 की बात कहना चाहता हूं। 3 लोकसभा की सीटें ली थी उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और तीनों सीटें उन्होंने स्वयं भी जीती और पूरे बिहार में प्रचार करके और बिहार के बाहर भी प्रचार करके मोदी जी को दिल्ली में सत्तासीन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी निभाई थी। और इस प्रकार से आप देखेंगे, यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आपको शायद याद होगा सोनेलाल पटेल जी वहां पर थे, उनका अपना दल था। उन्होंने भी भरपूर मदद की कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में स्थापित हो। बिहार में मैं ऐसे बहुत से नेताओं को जानता हूं, चाहे वो वैश्य वर्ग के सुशील कुमार मोदी जी हों, यादव समाज से आने वाले रामकृपाल यादव जी हों, वैश्य समाज से आने वाले, यस बिल्कुल, या आप ले लें प्रेम कुमार मणि जी को ले लें, या आप ऐसे कितने लोगों को। तो कहने का मतलब मैं जो कह रहा था आपको कि बड़ा मुश्किल हो गया है ये भेद निकालना, ये भेद को स्पष्ट करना। लेकिन आज जहां बात पहुंच गई, 2-3 बातें बड़े अच्छे से सामने आ गई, और ये अच्छा हुआ कि ये युद्ध शुरू हो गया। आजकल जो संतोष जी कह रहे थे कि 22 तारीख के बाद से नैरेटिव चेंज होने वाला है, 22 तारीख के बाद से क्या चेंज होगा वो तो मैं नहीं जानता, नैरेटिव तो अभी ही चेंज हो गया। जैसे जब रामशिला पूजन जब हुआ था, तो मुझे याद है एक अखबार में, हिंदुस्तान अखबार के प्रथम पृष्ठ पर एक बड़ा सा न्यूज छपा था कि जो रामशिला आया था वो अयोध्या यानी कि फैजाबाद के कमिश्नर एक गुप्ता जी थे, उनको वो रामशिला नहीं सौंपी गई, यह कह के कि ये गुप्ता जी हैं, ये रामशिला छुएंगे तो ये शिला अपवित्र हो जाएगी। और ये छपा था अखबार में, बनिया है इसलिए कमिश्नर को शिला दान नहीं। ये अखबार की वो कटिंग आज भी मेरे पास है, और मैंने इस न्यूज का प्रतिकार किया था। तो बनिया है इसलिए रामशिला पूजन के समय वो शिला रिसीव करने का वो कमिश्नर साहब को अधिकार नहीं था। ये अखबार में छपा था, हिंदुस्तान अखबार, मुझे अच्छी तरह से याद है। आज क्या चल रहा है, हमारे जो पंडित हैं, हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चाहे वो द्वारका के हों या जगन्नाथपुरी के हों, इन सभी लोगों ने अपना दुख और अपनी व्यथा व्यक्त की है कि हम लोग जो 22 तारीख को बुलावा आया है वहां जाके हम करेंगे क्या। कहने का मतलब शंकराचार्य है तो स्वाभाविक है, धर्मगुरु हैं। जिस कल्ट की बात हो रही है, जिस सनातन धर्म की बात हो रही है, उसके बैनर तले ये बहुत बड़ा एक अनुष्ठान कह लीजिए, यज्ञ कह लीजिए, या आप उपक्रम कह लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे इसलिए कि वहां जाकर क्या कहेंगे। मैं कल रात को सुन रहा था, जो पुरी के शंकराचार्य हैं उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो हम वहां क्या, वहां ताली बजाने के लिए जाएंगे। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि मैं उस समय कहीं और व्यस्त हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब कि कहीं, और ये भी मैंने कहीं देखा है कि लोग कह रहे हैं, और कुछ चीजें हैं जो कि सामने नहीं आ रही लेकिन पीछे से ये बातें भी चल रही हैं। कहीं से ये बात लोगों को एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल आ रही है कि भाई पहली बात तो कि ये राम मंदिर को इतनी जल्दी में क्यों अनुष्ठान करके उन्हें स्थापित किया जा रहा है, मंदिर तो पूरा बना नहीं, नंबर 1।
नंबर 2, यदि मंदिर में यदि भगवान को स्थापित करने की ही बात है, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसमें ये काम तो बड़े शंकराचार्य या कि फिर किसी बड़े धर्म गुरु का काम है। इसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में जाएं, वहां बैठें, उस अभियान में या उस अनुष्ठान में शामिल हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो धर्मगुरु लोग हैं उन्हें बुरा लग रहा है कि इस अनुष्ठान में कायदे से तो ये काम उनका था, लेकिन जहां पर जब नए संसद भवन का जब शिलान्यास होता है तब, या लोकार्पण होता है तब, वहां राष्ट्रपति को पीछे करके हमारे प्रधानमंत्री जी सामने आते हैं, तो वहां यदि इस राम मंदिर में भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने महसूस किया कि शंकराचार्य जी आवे और आगे की पंक्ति में बैठें और आशीर्वाद दें या ताली बजावें, तो मुझे लगता है वो तो उनका सोचने का, प्रधानमंत्री जी का तरीका है। लेकिन एक बहस तो छिड़ ही गया है कि शंकराचार्य जी लोग नाराज हैं और धर्मगुरु लोग नाराज हैं, वो वहां आना नहीं चाहते। दूसरी बात, ये जो 22 तारीख का जो भी उपक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान तो जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि इसका असली निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है, और इससे ज्यादा कुछ इसका मतलब नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि यदि मंदिर बनाना था, राम जी का अनुष्ठान करके रामलला की मूर्ति स्थापित करनी थी, तो पूरा मंदिर बन जाता और सही समय पर वो स्थापित होता, तो शायद पूरे हिंदुस्तान को ज्यादा खुशी होती। लेकिन फिर भी मंदिर हिंदू धर्म के बहुत से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था और बहुत कुछ राजनीति भी हो चुकी थी, तो भगवान की मूर्ति स्थापित कर रही है, इससे किसी को इतराज नहीं होगा। हाँ, जो राजनीति हो रही है उससे इतराज मुझे लगता है कि सबको होगा और सबको होना भी चाहिए, क्योंकि आस्था के साथ राजनीति कहीं भी ये उचित नहीं है। तो नंदलाल जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, फिर आगे हम लोग जैसे जैसे बात बढ़ेगी हम और बात करेंगे। संतोष जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि मैं चाहता हूं कि जो अभी बीजेपी और आरएसएस जो राजनीति कर रहे हैं उसका समाज पर जो असर पड़ने वाला है, हम उस ओर देख रहे हैं। हम जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है बीजेपी जीत जाए, मान लीजिए एक केस है कि बीजेपी जीत जाए, और अभी जो ढांचा चल रहा है, जिस तरीके से राम भद्राचार्य जो एक संत हैं वो कह देते हैं अनुसूचित जातियों को जो है जातिगत संबोधन। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक वायरल चल रहा है राजस्थान का एक प्रेस रिलीज है जिसमें कहा गया है कि हम जो निचली कास्ट की जातियां हैं उनसे चंदा नहीं लेंगे। तो जो नीचे बदलाव जा रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में देखिए जो सीधी में एक आदिवासी के मुंह पे जो है पेशाब कर दिया था एक ने। इस तरीके से जो घटनाएं होती रहती हैं, योगी आदित्यनाथ जो है जिस तरीके की राजनीति करते हैं, तो उसमें काफी कुछ बदलने वाला है। और बसपा बसपा की का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि उन्होंने एक राजनीति की शुरुआत की थी। वो राजनीति कहाँ गई उससे मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं आज जो स्थितियां हैं, लेकिन जो आगे होने वाला है अगर हम उसको देखें तो निश्चित रूप से अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, आपके पास नौकरी नहीं होगी, आपके पास धन नहीं होगा, तो समाज में आप फिर हाशिए पर धकेले जाएंगे। संतोष जी, आप इस पर जवाब दीजिए कि ये जो ढांचा है, जो यूपी में एक जाटो जो एक बड़ी आबादी है, उसके बाद अति पिछड़े काफी हैं, तो उनकी जो स्थिति है, मीरा मांझी का केस आपके सामने है। मोदी ने जिस कप में चाय पी थी उसकी वो पूजा कर रही है। संतोष जी। जी, जो भी सिनारियो है, जो स्थिति है देश में, उसमें दरअसल है क्या कि मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया, मैंने भी गंभीरता से इस पर मैंने सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, बात सही है। दरअसल आजादी के दौर में, आजादी के बाद एक 2-3-4 दशक तक जो आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, अंग्रेजों से लड़ा, तो उन्हें मालूम है कि आजादी कितने त्याग तपस्या के बाद, कितने संघर्ष के बाद आजादी मिली।
तो 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक जो सूचिता, नैतिकता, आदर्श और वो चीजें थी। राजनीति में धीरे धीरे वो जब पुरानी पीढ़ी चली गई, जो नई पीढ़ी आई, उन्हें आजादी का जो संघर्ष है, जो कुछ हासिल किया गया है, उसका मर्म और भाव उन्हें पता नहीं। उसी तरह एक दौर था 90 के पहले, लालू प्रसाद यादव का जो दौर आया या जो मंडल का दौर आया, उसके पहले की जो पीढ़ी थी या उससे 2-4-5 दशक पहले की पीढ़ी, जिन्होंने समाज में देखा है। मेरे जहां मैं बाल कटवाता हूं, उस नाई से मेरी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि जब मेरे दादा कोलकाता से कमा कर आते थे, तो उसका जो टोला था, नाई का टोला, वो ठाकुर के टोले से, ठाकुर मतलब राजपूत, क्षत्रिय जिसको कहते हैं, उस टोले से होकर आते थे और वह चप्पल अपने झोले में रख करके अपने घर पर पहुंचते थे। वह यह छोटा बालक, उस समय छोटा था, उसने पूछा कि दादा आप चप्पल क्यों आप झोले में रख कर आ रहे हैं? तो समझाते थे। तो आज वह लड़का बोल रहा है। तो दादा या उसके बाद पिता की जो पीढ़ी थी, उन्होंने जातिवाद का जो दंश है, जाति का जो ये तांडव है, जो राक्षस है, जहर है, उसको पिया। अभी की जो पीढ़ी है, उसमें जो हायर एजुकेशन में गई है, SC ST OBC के जो लोग हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में गए हैं, वे जातिवाद का जो जहर है उसको वे झेलते हैं। जो सरकारी नौकरियों में चले गए हैं, उनको मालूम है। तो ऐसे लोग इस सरकार के, इस पूरे षड्यंत्र और धर्म का जो पूरा कुछ खड़ा किया गया है, उसको समझते हैं। लेकिन जो मैट्रिक इंटर तक पढ़ करके चौक चौराहे पर आवारागर्दी करने वाला, उसको तो मालूम ही नहीं कि जाति का जो तांडव है वो क्या समाज को कैसे समाज ने झेला, पुरानी पीढ़ी ने झेला है। आज जो स्थिति है, राजनीति ने जो मोड़ लिया मोदी के नेतृत्व में या उसके पहले आडवाणी और वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जैसे जैसे, चूंकि RSS और बीजेपी समरसता की बात करती है, मतलब वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जिसके लिए जो काम है वो वही करेगा, नहीं तो यह धर्म के विपरीत होगा। शंभुक वध की जो का जो प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, वह क्या है? शंभुक तपस्या करते हैं, वो तपस्वी शूद्र जाति से है। शंभुक तपस्वी है, तपस्या करते हैं। एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वह ब्राह्मण अपने पुत्र का शव लेकर के राम के दरबार में पहुंचता है, वहां रख देता है और बात जाती है प्रभु राम के पास कि कोई अनिष्ट काम हुआ है राजा की तरफ से, जिसकी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हुई। बैठक बुलाई जाती है, नारद जी कहते हैं कि पता किया जाए कि किसने धर्म के विरोध में काम किया है, धर्म का उल्लंघन किया है। पता चलता है कि वह शूद्र शंभुक तपस्या कर रहा है। उससे रामचंद्र प्रभु राम पूछते हैं कि तुम यह जो तपस्या कर रहे हो, आखिर हम प्रसन्न हैं, तुम बताओ कि क्या चाहिए, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग लोक में देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं। उसके बाद वे तलवार निकाल करके उसकी हत्या कर देते हैं। हम तो हत्या ही मतलब वध कहा जाए अधिक सही होगा। उस शंभुक का वध कर दिया जाता है। अब देवलोक से देवता जो है, स्वर्ग लोक से देवता पुष्प की बारिश करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए रामचंद्र जी को कहते हैं कि तुम कुछ मांगो। वे कहते हैं कि ब्राह्मण के लड़के को जीवित कर दिया जाए। ब्राह्मण का लड़का जीवित हो जाता है। यह जो प्रसंग है रामायण में, वह वर्ण व्यवस्था से जुड़ता है। आखिर ब्राह्मण के लड़के को जीवित करने के लिए देवता से प्रसन्न हो गए और उसको जीवित कर दिया गया। और उसको, जो शंभुक शूद्र है, उसकी हत्या प्रभु राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसलिए की कि वह शूद्र है और शूद्र को धर्म का काम करने का अधिकार नहीं है। तो ये तो आज भी चल रहा है ना। आज जो धर्म के नाम पर, रामचंद्र प्रभु राम के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, यही तो हो रहा है। आज रोहित वेमुला का प्रसंग लीजिए।
जो उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। अभी डॉक्टर रितु जो डीयू में एडहॉक में प्रोफेसर थी, जिनको निकाल दिया गया, 100 से अधिक दिनों तक वो धरना दी, उनको पुलिस किस तरह से हटाई। डॉक्टर लक्ष्मण यादव 13 या 14 वर्ष से एडहॉक पे प्रोफेसर थे, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं, हिंदी की अच्छी अध्येता है और प्रोफेसर रहे। उनके साथ क्या हुआ? यह सरकार दरअसल दोषी हम हैं, यानी बहुजन समाज के लोग हैं। बहुजन समाज के लोग तो चाहते हैं वो अक्षत लेकर प्रसन्न है, तो नौकरी की जरूरत ही नहीं उन्हें। और जो हमारे नेता हैं, अभी गुप्तेश्वर पांडे यहाँ के डीजीपी थे, आजकल जगत गुरु बनकर प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण पूर्व जन्म की तपस्या की वजह से ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, और ब्राह्मण कितना नीच अधम हो लेकिन उससे बैर नहीं करना है। यह मनुस्मृति से प्रेरित है। और उस बात को हमारे जो शूद्र समाज से आने वाले, जो पिछड़ी जाति से आने वाले बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार में, सम्राट चौधरी, उन्होंने भी दोहराया कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो दोषी अगर स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वह चारों वर्ण चमार है, तो क्या गलत कहते हैं? जब हमारे लोग वही बात कह रहे हैं, उनको तो वो तो कहेंगे, चूंकि मनुस्मृति से प्रेरित अनुप्रेरित है तो वे कहेंगे, लेकिन हमारे लोग भी तो वही कह रहे हैं ना, उनका समर्थन कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा दोषी हमारे SC ST OBC के नेता हैं, बहुजन समाज के जो विद्वान लोग कहे जाते हैं वे हैं, कि आप उनकी जाल में जाके फंस रहे हैं। आप उनकी विरासत, अभी मैं कहीं सुन रहा था किसी स्वामी जी को कह रहे थे कि जो हिंदू की जो परंपरा है, जो विरासत है, उसको संभालने का काम हो रहा है। बहुजनों की विरासत ये नहीं है, बहुजन की विरासत है अंबेडकर, फूले, शिवाजी, सम्राट अशोक, अंबेडकर से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक, लोहिया तक, और उसके बाद की पीढ़ी। तो हमारी विरासत वो है। अभी आए थे पिछले दिनों दरभंगा में, या दरभंगा ही आए थे शंकराचार्य, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। उन्होंने संविधान के विरोध में बोला कि संविधान हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके खिलाफ। संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, समानता का अधिकार देता है। भंगी के वोट का भी उतना ही मूल्य है जितना एक ब्राह्मण का। और हिंदूवादी जो खुद को सनातनी और जो आजकल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दरअसल हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये ब्राह्मण राष्ट्र का पूरा खाका है। लेकिन दोष हम इन लोगों को नहीं देते हैं कि शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, रामभद्राचार्य क्या बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य की जब आलोचना हुई है उस बयान पर, तब उन्होंने थोड़ा बयान चेंज किया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि सनातन धर्म में जाति है लेकिन जातिवाद नहीं है। अब इनके इस बयान को क्या कहा जाए, हंसा जाए कि जाति है लेकिन जातिवाद नहीं है। दूसरा क्या कहा कि राम राज तब आया जब प्रभु श्री राम ने निषाद राज के चरण धोए। इससे क्या जाहिर होता है कि राम राज तभी आएगा ना जब निषाद राज जो है रामचंद्र जी के चरण धोएंगे। शबरी के ही जूठे बेर रामचंद्र जी खाकर उपकृत करेंगे और महान कहलाएंगे। मैं सवाल करता हूं उन ग्रंथकारों से, उन जो धर्म ग्रंथ लिखने वालों से, कि शबरी उस पात्र को शूद्र ही पात्र क्यों रखा जो शबरी के जूठे बेर रामचंद्र जी ने खाए? निषाद राज या केवट ही पैर क्यों धोए? शूद्र संपुक की हत्या ही क्यों हुई? अभी जो बॉलीवुड की फिल्मों में भी आप देखिएगा, जो नायक है, अच्छा काम करने वाले जो नायक होते हैं, हीरो, उनका नाम शर्मा, पांडे, इस तरह के होते हैं। गलत और खराब काम करने वाले वो उनका नाम देखिए। तब बदलाव आएगा जब नायक का नाम, फिल्मों के नायक का नाम फलाना पासवान, फलाना राम होगा। हम राम लाने की बात तो कर रहे हैं, आगे राम हो तो नाम के आगे ठीक है, नाम के पीछे अगर राम लग गया तो शूद्र हो गए और वो अछूत हो गए, और वे अगर नहीं बचते हैं तो क्या हो गए? चमार हो गए। चमार ही तो जो जाति के लोग हैं वो राम लगाते हैं अपने नाम के साथ, जिनसे ये लोग छुआछूत का भाव रखते हैं।
और रामभद्राचार्य जी से हम कहना चाहते हैं, सवाल उनसे है कि आप कहते हैं कि राम को जो भजेगा नहीं भजेगा वह चारों वर्ण चमार है। मैं सवाल करता हूं कि यदि राम का नाम भजेगा वह चमार, तो क्या ब्राह्मण हो जाएगा? मेरा यह सवाल उनसे भी है और इन पिछड़े दलित नेताओं से भी है, जो अपनी विरासत को न बचाकर धर्म के उस अफीम को अपने निचली जाति के, मतलब शूद्र, जिसको वर्ण मनुस्मृति के अनुसार शूद्र है, उसको उस धर्म के अंधेरे में धकेल रहे हैं। और जो संविधान के खिलाफ है, ये सारे लोग, धर्म संसद से लेकर तमाम जो ये कुछ चल रहा है, वो संविधान के खिलाफ है। और संविधान ही मूल धर्म ग्रंथ है इनके, बहुजनों के, जो उनको हक, हुकूक, गरिमा, सम्मान सब दिलाता है। अब तय इनको करना है, आम लोगों को, कि आप धर्म का अफीम चाटकर अक्षत लेना चाहते हैं, या विज्ञान और संविधान की बात करके नौकरियां लेना चाहते हैं। और सही में दिवाली आप नौकरी लेकर, अपने संविधान से अधिकार लेकर मनाना चाहते हैं, कि प्रभु श्री राम, हम नहीं कह रहे, मेरी भी जो जिसकी आस्था है, संविधान तो यही है ना, कि जिसको जिस धर्म में, जिस पंथ में आस्था है वो माने। मेरा भी, हम आलोचना नहीं कर रहे, आप करिए, लेकिन पूरी आबादी को यह षड्यंत्र है, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, कि जो अधिकार की बात करने वाले, सम्मान की बात करने वाले लोग थे, जो अब ये धर्म के और राम के नाम पर यही चाहते हैं कि जो नाई है वो हजामत बनाए, जो बढ़ई का काम करे लकड़ी का काम करे, और स्किल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाकी सब वही है। मेरा यह कहना है कि शूद्र समाज जो उसके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, और संविधान के टर्म में कहे तो SC ST OBC जिस कैटेगरी में बांटा गया, वे सचेत हों, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को ये लोग मानसिक रूप से गुलाम बनाकर फिर आपको 50-100 साल पीछे ले जाएंगे। और जब संविधान एक बार खत्म होगा, तो फिर लड़ाई आपकी आने वाली पीढ़ी कितने दशक तक लड़ेगी, तब भी शायद जो कुछ मिल पाया था वो नहीं, वो मिल पाएगा। जी डॉक्टर निश्चिंत सर, क्या आप, हेलो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, म्यूट जब होगा आप जी। बोल रहे थे तो आपने एक लड़ाई का जिक्र किया था, और डॉक्टर संतोष भी जो है एक लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूं कि जिस लड़ाई का जिक्र आप दोनों कर रहे हैं, और जिससे लड़ना है समाज को, दलित पिछड़ों को, उनके बड़े बड़े नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, और भी बाकी लोग, सब लोग उसी पाले में खड़े हैं यूपी में। और बिहार में तो इनकी संख्या ज्यादा है, जीतन राम मांझी तक जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं, कुशवाहा सैनी। जिस तरीके से अति पिछड़ों की जातियों में सामाजिक जागरूकता आई, राजनीतिक स्टेक क्लेम करने की जो एक बोध आया कि हमको भी नेता बनना है, तो उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और आज वहां खड़े हैं जहां पर अब ये खतरा मंडराने लगा है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति का एक बंदा जो है वो लेख लिखता है कि संविधान बदल देना चाहिए, और उसके बाद उसके समर्थन में कई आर्टिकल लिखे जाते हैं। और फिर आप देखिए कि रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, सबको आगे करके बड़े बड़े पद दे करके सारी बातें वही होती हैं, सारे फैसले वही होते हैं जो संघ चाहता है, जो मोदी चाहते हैं। तो लड़ाई लड़ेगा कौन? जब एक लीडरशिप होती है किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की, समाज की लीडरशिप तो दूसरी साइड खड़ी है, और बाकी जो लोग नीचे हैं वो 5 किलो राशन में खुश हैं, तो खतरा तो संविधान पर ही है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहुत विस्तार से संतोष जी ने इन बातों को रखा है। देखिए, वही बात उठती है कि हम कहां पर खड़े हैं और किधर जा रहे हैं। मैं यहां पर फिर दो छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण मैं इसलिए रखता हूं ताकि स्थितियां स्पष्ट हो सकें। 2016 में अचानक से नोटबंदी का ऐलान हुआ था, नवंबर का महीना था, 8 बजे रात को ऐलान हुआ। बस मैं ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था, किसी ने मुझसे, कोई पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, 8 बजे रात को ऐसे ऐसे ऐलान हुआ। मुझे पता भी नहीं था
कहा कि नोटबंदी हो गई। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मेरे मुंह से बरबस निकला, ये 2016 की बात कह रहा हूं, बरबस निकला कि ये तो सही नहीं है। यह तो एक ऐसा फैसला है जैसे लगता है किसी एक तानाशाही फैसला है। और ये कल होकर अखबार में छपा भी, 2016 की बात है। फिर उस पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये बताइए अब क्या होगा। मैंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि कल कांग्रेस पार्टी इस देश में भारत बंद का आह्वान करेगी। ये उस रात की बात है जिस रात को नोटबंदी लागू हुआ था। मैंने दो बातें कही थी उस पत्रकार को। पहली बात उन्होंने छापी कि तानाशाही फैसला, तानाशाह का फैसला नहीं, तानाशाही रवैये का द्योतक है, ये उन्होंने छापा। दूसरा मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भारत बंद का आह्वान करेगी। ये मैंने कहा 2016 में, और ये 2024 चल रहा है। मुझे अभी तक इंतजार है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कभी इस सरकार के खिलाफ कोई मजबूत आंदोलन तो दूर की बात है, अभियान चलाया होता। राहुल जी की पदयात्रा को आप छोड़ दीजिए, उसे दरकिनार कर दीजिए। किसी भी समय आज वो ईवीएम की बात करते हैं, चाहे कुछ भी बात करते हैं, तो मुझे कभी नहीं लगा, शुरू में मुझे लगता था कि कहीं पर विपक्ष है और ये लोग गंभीरता से चाहते हैं कि चलिए जो भी चुनौतियां सामने आई हैं वर्तमान सरकार के कारण, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक चुनौती का सामना या उसका जवाब आपको राजनीतिक तरीके से ही देना है। ये राह चलते हुए आदमी से नहीं होने वाला है, वो समझने में बहुत वक्त लगेगा। अभी तक कहीं से मुझे ऐसा नहीं दिखा कि कोई गंभीर प्रयास हो या हुआ हो वर्तमान सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करने का, इंक्लूडिंग जो अभी INDIA इंडिया गठबंधन जो बना है, इस गठबंधन के बनने में भी जो दिखता है, मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक विकल्प देने का एक कोई गंभीर प्रयास हुआ। तो सवाल उठता है जो चल रहा है फिर वही चलेगा। जब आप कोई राजनीतिक कारण से कोई चीज सत्ता में है, उसका जवाब तो आपको राजनीतिक रूप से ही ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जो राजनीति चल रही है, कांग्रेस अपने हिसाब से संतुष्ट दिखती है, कभी कभी आत्ममुग्ध भी दिखती है। छोटी पार्टियों की बात करें तो कभी शरद पवार जी बहुत बड़े नेता हैं, उन्हें देखें तो लगता है वो अभी अडानी जी से कोई 25 करोड़ के आसपास का एक चंदा लिया उन्होंने, कोई विद्यालय के IT का काम के लिए उन्होंने चंदा लिया और उसको धन्यवाद भी दिया। प्लस अभी अडानी जी के प्रतिनिधि हमारे बिहार में भी आए थे, हमारे तेजस्वी जी ने उनका आभार व्यक्त किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप आइए हमारी दीदी ममता बनर्जी हैं, उनकी बात करें तो आपको शायद याद होगा कि बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार चल रही थी और सभी परेशान थे कि कैसे इससे मुक्ति पाई जाए। तो उस कम्युनिस्ट से मुक्ति पाने का हथियार आप मान के चलिए कि एक मुट्ठी भर लोग हैं, और ये मुट्ठी भर लोग वही जो मैंने शुरू में कहा था कि वो राजनीतिक चोला नहीं पहनते, पार्टी के रूप में नहीं दिखते, लेकिन वो इन पार्टियों से ऊपर होते हैं। उन मुट्ठी भर लोग जिन्हें आप थिंक टैंक कह सकते हैं, इन लोगों ने बताया कि बंगाल में जवाब ममता के रास्ते से निकलेगा। उन्होंने ममता बनर्जी को के हाथ में कमान दी, पीछे से खड़े हो गए। आपके सामने में उसका जवाब और उत्तर आपको दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है कि कम्युनिस्ट वहां से साफ हो गई। उसके बाद जो हो रहा है उसे आप जो भी नाम देना चाहें, आप चाहे तो नूरा कुश्ती भी कह सकते हैं। दिल्ली में सरकार थी शीला दीक्षित जी की, और नई दिल्ली में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी से 2-3 गलतियां हो गई। पहला, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 और 2010 में उन्होंने लाकर दे दिया सामने। शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून बर्दाश्त होगा उन मुट्ठी भर लोगों को जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं। शिक्षा का अधिकार जो यह कहता है
गरीबों के बच्चों को 25% को आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल। मैं तो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन का मेंबर रहा हूं 6 साल तक, बहुत नजदीक से देखा है। कुछ कलेक्टर थे जिन्होंने कहा था, जब हमने कहा कि भाई वो 25% वाला जो रिपोर्ट भेजिए हमें, हम देखना चाहते हैं, कहे सर से छोड़िए ना, सो क्या इन लोगों को बच्चों के लिए, क्या इन गरीब के बच्चों लोगों को स्कूल में डलवाने का, छोड़िए ना, लोग नाराज हो जाते हैं, इसकी चर्चा नहीं करें। शिक्षा विभाग के निदेशक को हमने कहा कि भाई रिपोर्ट दीजिए, सो कितने बच्चे इस साल दाखिल हुए हैं 25% आरटीई के तहत, तो कहे सर हम लोग नहीं पूछेंगे, आयोग की तरफ से आप पूछ लीजिए। हम का आयोग तो संस्था है 32 सदस्य की, आप शिक्षा विभाग के पूरे राज्य के निदेशक हैं, आप अपने पदाधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट दीजिए। कहने लगे नहीं नहीं, शिक्षक लोग नाराज हो जाएंगे, ये बात हम नहीं बोल सकते। अभी के पाठक जी ने, जो अवर शिक्षा के यहाँ सचिव रहे हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त अभियान चलाया, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, शिक्षकों को स्कूल में रहना पड़े, लगा कि आसमान टूट पड़ा। नहीं चाहते कि गरीबों को, कमजोर वर्गों को शिक्षा मिले, तो मनमोहन सिंह जी ने 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लाकर सामने रख दिया। अब ये कैसे बर्दाश्त हो? अब वहां से शुरू होती है कि सरकार को यूपीए 2 को गिरना चाहिए। इसका बीड़ा किन लोगों ने उठाया? जो मैं पहले कह रहा था, जिन लोगों ने राजनीतिक चोला नहीं पहन रखा था। ऐसे 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग इकट्ठा हो गए, सभी सेक्शन से वो लोग थे, ये सब इकट्ठे हुए और उन लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के उनके ऑफिस में बैठकर वहां से षड्यंत्र रचा गया और धीरे 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 वो निर्भया कांड से जुड़ा, रामलीला मैदान में लोकपाल बिल से जुड़ा, अन्ना हजारे जी को हम लोगों ने देखा, अरविंद केजरीवाल जी को देखा, किरण बेदी जी को देखा, प्रशांत भूषण जी को देखा, अरविंद विश्वास को देखा और न जाने कितनों को देखा। फल क्या हुआ? उस कांग्रेस से सत्ता लेना था, दिल्ली की सत्ता केजरीवाल जी को मिल गई और नई दिल्ली की सत्ता मनमोहन सिंह जी की चली गई। एक तीर से दो शिकार हुए। 2014 में नई दिल्ली की सत्ता हस्तांतरण हो गया और 2015 में दिल्ली की सत्ता चली गई। और ये मुट्ठी भर लोगों का कमाल था। क्या हुआ था कि गरीबों के बच्चे या कमजोर वर्गों के बच्चे नहीं पढ़े। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, अब वो अरविंद केजरीवाल जी को आप कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में है, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? जैसे ममता दीदी आई, थोड़ा बहुत कुछ वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी आए। मैं थोड़ी सी बिहार की बात करना चाहता हूं। लालू यादव जी जब 1995 में दोबारा जब जीत कर आए तो लोगों ने कहा, लालू जी ने स्वयं कहा कि ये बैलेट से जिन्न निकला है। वो जिन्न क्या था? ये बहुजन समाज का वोट था जो बैलेट बक्स तक नहीं पहुंचता था। शेषन जो उस समय चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बहुत कड़ाई की बिहार में कि बिहार में लालू यादव गुंडागर्दी करते हैं, वोट लूट लेते हैं, फला ढिमकाना। उन्होंने कड़ाई कर दी। उन्हें नहीं पता था कि बात ये बिल्कुल ये गलत थी, ये मीडिया का दुष्प्रचार था। कड़ाई कर दी। नतीजा क्या हुआ? इस गरीब लोग बूथ तक पहुंच गए, उन्होंने वोट डाल दिया। वोट डाला बिहार में, बढ़िया से लालू जी सत्ता में आ गए। तो लालू जी ने कहा कि ये बैलेट बॉक्स से जिन्न निकलल बा। तो जिन्न क्या था? वो गरीबों का वोट था, कमजोर वर्गों का वोट था। जब यह सामने आया तब फिर वही 10 लोग, 15 लोग, मुट्ठी भर सब इकट्ठे हुए। अरे यार, ये तो बड़ा खतरे की घंटी है, इससे मुक्ति पाओ। तो वो मुक्ति पाओ का जो अभियान चला, उससे क्या हुआ मैं ऑन रिकॉर्ड यहां पर नहीं बताना चाहता, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद उसमें सिलसिला शुरू। उसमें ये हुआ कि समता पार्टी बनी और समता पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस तमाम लोगों ने जो लालू जी के खिलाफ से काम किया, उसमें बात वहीं तक नहीं रुकी। समता पार्टी बनी, वो एक तरफ हुआ, पशुपालन घोटाला रूपी एक चीज भी सामने आया। वह घोटाला या जिसकी चर्चा ऑन रिकॉर्ड है कि वो 77 से चल रहा था, 1977 से चल रहा था। लालू जी के पहले उसमें 7 मुख्यमंत्री और उसमें नाम आता था। कर्पूरी ठाकुर जी, रामसुंदर दास जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी, भागवत झा आजाद जी, सत्येंद्र नारायण सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी और बिंदुश्री दुबे जी। ये 7 मुख्यमंत्री और थे जिनके शासनकाल में
ये चीजें चलती रही, क्योंकि ये उठा कि ये 77 से चल रहा है, 77 से पहले का प्रमाण नहीं मिला था। तो सवाल उठता था कि जब 1977 से चल रहा था तो ये आदेश क्यों दिया गया कि इसकी जांच 1990 से की जाए। 90 में लालू जी मुख्यमंत्री बने थे। हम ये नहीं कहते दोषी जो हुए, लालू जी दोषी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनके पक्ष में मैं नहीं हूं, लेकिन ये जांच 1990 से क्यों हुई, ये जांच 1977 से क्यों नहीं हुई। 77 से होती तो उन सभी लोगों का नाम उस चार्जशीट में आता, या कम से कम जांच के घेरे में आते, जो जो लोग फ्री होते जाते उनका नाम हटता चला जाता। लेकिन जांच ही नहीं हुआ 77 से, जांच शुरू ही किया गया 1990 से। उसके बाद जब लालू जी मजबूत चल रहे थे तो वही शक्तियां, जो लोग फिर लालू जी से मुक्ति चाहती थी, इन लोगों ने पहले नीतीश जी को अपना नेता नहीं माना, पहले रामविलास जी को नेता माना। तब 2005 के फरवरी के चुनाव में बिहार की सत्ता चली गई और राष्ट्रपति शासन लगा। तब लोगों ने महसूस किया कि नहीं, रामविलास जी के माध्यम से काम नहीं चलेगा। तब इन लोगों ने नीतीश जी को अपना नेता, समझिए कि अंतरिम रूप से नेता माना, और जब नीतीश जी आए तब वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लालू जी और राबड़ी जी की सरकार चली गई और नीतीश जी चल रहे हैं। उस समय हुआ कि पूरी दुनिया में कि नीतीश जी दुनिया के सबसे, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। आज अचानक से वो व्यक्ति खराब कैसे हो गए, इसलिए कि अब नीतीश जी भी नहीं पसंद है। तो आज एक नई नैरेटिव गढ़ी जा रही है, जिसके तहत कभी मुकेश सहनी को आगे किया जाता है, कभी चिराग पासवान को आगे किया जाता है, कभी नित्यानंद राय जी को आगे किया जाता है। आज नीतीश जी हट जाए, कल के नैरेटिव से ये सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। बहुजन समाज का कोई नेता का आपको नाम नहीं दिखेगा। कैसे आज शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अखबारों से मेरा नाम गायब हो गया, बिल्कुल गायब होगा। जब तक लालू जी हैं तब तक नित्यानंद राय की पूछ है, जब तक नीतीश जी हैं तब तक आरसीपी सिन्हा की पूछ है, नीतीश जी हैं तब तक उपेंद्र कुशवाहा की पूछ है। ये लोग गायब हो जाए, वो भी गायब हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी तभी तक पूछ है। सही बात है, सही बात है, सही बात। संतोष जी मैं, जो है, हाँ कंक्लूड करिए सर। नहीं, बस मैं बस यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज से मेरा मतलब पूरा देश को ही कह लीजिए, हम इसको किसी जाति विशेष से भी जोड़ के देखना नहीं चाहते। हालांकि बातें सही हैं, जो संतोष जी ने कहा वो गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जहां जिस देश में इतनी बड़ी आबादी अशिक्षित हो और एक षड्यंत्र चल रहा हो कि इन्हें शिक्षित नहीं होने दिया जाए, और शिक्षित नहीं होने दिया जाए इसलिए कहानियां गढ़ी जाती हैं, अंधभक्ति की कहानियां गढ़ी जाती हैं, अंधविश्वास की कहानियां गढ़ी जाती हैं, नए नैरेटिव गढ़े जाते हैं, विषयांतर किया जाता है, मूल विषय से ध्यान भटकाकर ऐसे विषयों की तरफ आपका ध्यान भटकाया जाता है जिन विषयों का आज के तारीख में कोई मतलब नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस समाज का, लेकिन इन चीजों को पहचानने की आवश्यकता है। मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया था या उनको ये बीड़ा दिया गया था, निश्चित रूप से वो अपने अपने मुहिम में कहीं ना कहीं फेल जरूर हो चुका है। और यहाँ जो 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 समाज है और जो शिक्षित वर्ग है, उन्हें सामने आके ये जुआ अपने कंधों पर उठाना होगा। ओवर। शुक्रिया सर। संतोष जी, जो बात निशिंद सर ने कही, एजुकेशन वाली बात, आप जैसे कि मैं अपने गांव यूपी में जाता हूं और मैं प्राइमरी स्कूलों की तरफ चला जाता हूं और मैं देखता हूं कि समाज के किस वर्ग से जब आप छुट्टी के टाइम जो है जाकर के खड़े हो जाएं स्कूल के बाहर और देखें कि वो बच्चे किधर जाते हैं, किन बस्तियों की तरफ जाते हैं, तो ज्यादातर जो है अति पिछड़े, दलित और जो प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी, अब उसमें वही पढ़ते हैं। जो राइट टू एजुकेशन की बात करने कही, प्राइवेट स्कूलों में भी उनको अधिकार मिला था शिक्षा का। तो निश्चित रूप से जो है पिछले 10 साल में 2014 के बाद से जो है आप देखेंगे कि सबसे बड़ी मार जो है शिक्षा पर पड़ी है। प्राथमिकता में नहीं है, ना आप पढ़ेंगे, ना आप सरकारी नौकरी का दावा करेंगे और ना आप आरक्षण क्लेम कर पाएंगे। तो विभागों में भी, मंत्रालयों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि जो ये राम मंदिर का पूरा जो वितंडा है, ये एक ध्यान भटकाने की कोशिश तो है ही,
कि आप धर्म की तरफ रुख करें। आप देखिए कितने बाबा जो है 2014 के बाद की राजनीति में एकदम अचानक से जो है क्षितिज पर आ गए हैं, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे पता नहीं कौन-कौन पांडोखर या फिर इधर आप सद्गुरु से लेकर रामदेव, 50 बाबा जो हैं। आप रामभद्राचार्य को देख लीजिए, कोई मथुरा का राजू है, वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है धमकाता रहता है। तो हजारों बाबा आ गए हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में प्राथमिक स्तर पर निचले समाज के लिए कहीं कोई पहल नहीं दिख रही है। ना तो उनकी लीडरशिप की तरफ से दिख रही है और ना जो लीडरशिप या जिसको वोट दिया गया। दलित और पिछड़ों की राजनीति के बिना जो है नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होते। जब वो मंदिर के लिए अयोध्या जाते हैं तो मीरा मांझी के घर जाते हैं, यानी राम के साथ दलितों पिछड़ों की जरूरत है। तो क्या एक खतरा है कि आने वाले दिनों में भी जो है ये बढ़ेगा कि एजुकेशन कमजोर होगा और फिर लोग वही अपने पुश्तैनी धंधे की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री ने नासिक के एक मंदिर में पूछा लगाया है। जिस दिन प्रधानमंत्री स्कूल में पूछा लगाएंगे उस दिन देश के बच्चों का ध्यान स्कूल की तरफ होगा। प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में लगातार मंदिर दर मंदिर जाते रहे हैं, कहीं झाड़ू लगाते रहे हैं, कहीं पोछा लगाते रहे हैं। तो एक तो देखिए, टॉप लेवल पे राजनीति पूरे देश और समाज को प्रभावित करती है और देश का जो सबसे ऊपर जो कुर्सी पर बैठा है, जो शासन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ही लगातार जब मंदिर मंदिर जाते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, तो देश का जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, वे तो देखते हैं कि अरे वो तो सुपर हीरो है और जो वो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं और आज तो उनका डंका ही बज रहा है। देखिए, ये पूरा खेल वही है कि एक बहुजन आबादी को धर्म, कर्मकांड, पाखंड की ओर धकेला जाए और उसके प्रतीक पुरुष आज बने हुए हैं जो हमारे विश्व गुरु हैं, जो विष्णु के अवतार भी है। दो चीजें शिक्षा को लेकर मैं कहना चाह रहा हूं, जो आज की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले सदन में पेश किया था शिक्षा राज्य मंत्री ने एक आंकड़ा, किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे कि इस देश की जो आईआईटी है, जो आईआईएम है, केंद्रीय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें 13,626 शायद, जो मुझे याद है, छात्र जो SC ST OBC के छात्र हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आखिर ये पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे SC ST OBC से ही क्यों है? कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है और बीच बीच में खबरें भी आई। थोड़ा नीचे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे। आपने उत्तर प्रदेश की थोड़ी बात की, मैं बिहार की थोड़ी बात कर लेता हूँ। बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब मैं पढ़ रहा था, मैं सरकारी स्कूल से निकला, सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी जितनी अच्छी पढ़ाई आज प्राइवेट स्कूल में नहीं। लेकिन तब प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल ही होते थे और उसमें पढ़ने वाले सारे बच्चे सभी जाति के होते थे। मैक्सिमम तो ऊपर वाले ही रहते थे, नीचे वाले तो पढ़ते ही कम थे, लेकिन जो भी जाते थे उस सारे लोग जाते थे। प्राइवेट स्कूल इक्के दुक्के बहुत डॉन बॉस्को टाइप का बड़े स्कूल रहे होंगे शहर में, लेकिन देहातों में तो नहीं। तब शिक्षक पढ़ाने वाले भी उसी समाज से, बच्चे भी उसी समाज से, तो पढ़ाई अच्छी होगी। आज स्थिति क्या है? सरकारी स्कूलों में बच्चे बच गए निचले समाज से, जिसको वर्ण व्यवस्था में बार बार शूद्र इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आज भी वही बात हो रही है। आज भी जब विवेक बिंद्रा से लेके सब जब कहता है कि शूद्र को वो नेता मत बनाओ, तो इसलिए बात कहनी पड़ती है। तो निचले तबके के बच्चे 95% बच्चे कम से कम सरकारी स्कूल में वही है SC ST OBC से। आज भी तब मैं सुनता था कि लोग जो अपर कास्ट के जो शिक्षक है वो कहते थे, अरे सर सुनकर का बच्चा, इसको पढ़ाओगे तो सिर पे चढ़ जाएगा। ये बात आज भी सुनने को मिल रही। लेकिन हाँ, तो ये जो गिरावट की जो बातें हैं, शिक्षा में गिरावट की एक मूल वजह मुझे जो लगती है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन हुआ। सरकार जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बड़े बड़े अपर कास्ट के बच्चे उसमें चले गए, पैसे वालों के बच्चे उसमें चले गए, निचले तबके के भी लोग गए हैं जो पैसे वाले नौकरी पेशा वाले हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में वही है जो जिसके पास कोई साधन नहीं,
और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम वही लोग थे। अब इधर जो बहालियां हुई है उसमें आरक्षण रोस्टर फॉलो किया गया है, तो SC ST OBC से लेके जनरल कैटेगरी सभी गए, एक डाइवर्सिटी दिख रही है। अब इधर 6ठे 7वें और चरण में जो बहाली हुई, तो जब पढ़ाने वाले ही गुरुजी ये कहते हैं कि सर सुल्कन का बच्चा है, पढ़ लेगा तो शासन हम ही ऊपर करेगा, ये कुर्सी पर आ जाएगा, ऐसी मानसिकता कल भी थी और आज भी है, और यही मूल वजह है। लेकिन आज के डेट में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार ने जो इधर शिक्षक बहाली में 2 लाख से ऊपर अभी जो बहाल किया है, शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें कम से कम 50-60% तो SC ST OBC आए हैं टीचर, और BPSC से आए हैं या जो सीटेट पास करके आए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। वो अलग बात है कि निचले तबके के भी जो कुछ शिक्षक हैं वो कुछ असर दूसरे लोगों का भी आ जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के आज सिनारियो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ये बरकरार रहे तब, और यह काम सरकार के जिम्मे है। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षा में गिरावट का जो सिलसिला जो पहले से चलता चला रहा है, आज तो मानसिकता ही वही है कि जिसका जो काम है धर्म के हिसाब से, वेद का अध्ययन और पाठन करना किसका काम है, ये जूते सिलना किसका काम है, वो धर्म तो यही कह रहा है ना, और धर्म सम्मत तो यही है। और ये आज जो रामराज की बात हो रही है, वो 22 में राम जी आएंगे, दिवाली पूरे देश में मनेगी, गरीब भले उस दिन गरीब के पेट में अन्न न होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के कगार पर है, एक शाम खाते हैं, उनको भी दिए जलाना होगा, क्योंकि विश्वगुरु ने कहा था ताली बजाओ तो सब लोग ताली बजाए, थाली बजाओ तो थाली बजाया था, अब दिया जलाने की बात कही है तो दिया जलाए। भले ज्ञान का दीपक जले न जले, कर्म कांड पाखंड का दीपक जलता रहेगा, वो आगे जलाने की एक कोशिश हो रही है। जी धन्यवाद। नितिन सर, जो है लास्ट आपका जो है मेरा सवाल यही है कि जो कुछ भी अभी तक आप देखेंगे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां भी राजनीति से ही तय होने लगी हैं। अब समाज राजनीति तो कहाँ ही कर पा रहा है, क्योंकि इतना महंगा हो गया है राजनीति करना। तो अनुप्रिया पटेल और प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग जो हैं, जो रामराज को अपने कंधे पर ढो रहे हैं, बदलाव कितना दूर है या लंबा संघर्ष होगा? देखिए, ये बहुत मुश्किल दौर से समाज और देश दोनों गुजर रहा है। जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए राजनीति का जो एक जज्बा था, आंदोलन का जो स्वरूप था, चाहे वो कांशीराम जी हों या राम मनोहर लोहिया जी हों या कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह हो, मुझे लगता है वो वक्त पीछे छूट गया है। आज के तारीख में जो कमजोर वर्ग के लोग राजनीति में लगे हैं, इन सब के लिए राजनीति कमोबेश जीवन यापन का साधन बनकर रह गया है। समाज को बदलने की जो पीड़ा होनी चाहिए, जो जज्बा होना चाहिए, जो आग जलनी चाहिए, वो मुझे इनके अंदर अब नहीं दिखता है, पहली बात। दूसरा, राजनीति को इतना कठिन और महंगा बनाया जा रहा है कि कमजोर वर्ग के लोग राजनीति कर नहीं सकते। उन्हें कहीं ना कहीं पूंजीवाद के हाथ में या पूंजीपतियों के हाथ में खुद को गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो वो राजनीति नहीं कर पा रहे। जैसा अभी संतोष जी ने कहा, शिक्षा का भी वही हाल है। एक अघोषित सा समझिए कि एक अभियान चल रहा है कि कैसे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, जो गरीबों के स्कूल हैं, गरीबों के लिए जो अस्पताल बने हैं, इन सबों को कैसे प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि ये सब इनके पहुंच से बाहर हो जाए, और बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके हाथ में ये सारी संस्थाएं उनको दे दी जाए। रही बात नौकरियों में आरक्षण की, जब नौकरी ही नहीं रहेंगी तो आप आरक्षण कहां से लेंगे और क्या कर लेंगे? तो मैं इसको समराइज करना चाहता हूं। नंबर 1, जो समस्या है, जो बहुजन समाज को मजबूत करना, बहुजन समाज को मजबूत करने से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं कि सिर्फ जातियों का वो सशक्तिकरण नहीं है, वो समाज का सशक्तिकरण है और भारत का सशक्तिकरण है। ऐसे देखें कि भारत नाम का एक देश यदि एक तंबू है और इसमें 10 खंभे लगे हुए हैं और सिर्फ उसमें से एक खंभा मजबूत है और बाकी 9 खंभे कमजोर हैं, तो वो तंबू किसी काम का होगा? तो वो तंबू आपका भारत है।
तो इसमें जो जो लोग मजबूत हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि बाकी जो 9 खंभे जो कमजोर हैं, ये तंबू गिरेगा तो वो तो दबेंगे ही, और जो एक जो खंभा मजबूत है वो भी उस तंबू में दब के खत्म हो जाएंगे। सो उनको हाथ बटाना चाहिए, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में उन्हें आगे आना चाहिए, और तब आपका देश मजबूत बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं फिर वहीं आना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के ऊपर जो बैठे हुए मुट्ठी भर लोग हैं, जो जो एक षड्यंत्र के रूप में या जो बहुत गहराई से राजनीति को चलाते हैं, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे लोगों का तो अब नाम भी सामने आने लगा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वैसी संस्थाओं में से एक संस्था है। ये लोग बैठकर बहुत गहराई से चीजों का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। आज जिस भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की बात कही जा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के पीछे 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली संस्थाएं लगी हैं। जबकि बाकी पार्टियों को आप देखें तो जब कोई मसला सामने आता है उस समय खड़ी होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, चुनाव के समय खड़ी हो गई, बाकी समय सोई रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से जिस ढंग से अभी चीजें चल रही हैं, वर्तमान सरकार का कोई विकल्प आता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मुझे बुलाया, और भी कई मित्र लोग हैं जो कि अलग अलग ढंग से जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये एक अच्छा अभियान है, अच्छी पहल है। लेकिन न भूलिएगा कि अभी जिस ढंग से नए नए कानून बनते जा रहे हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मिली हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सबों पर कई तरह से अंकुश लग चुका है और बाकी अंकुश लगने की संभावना है। 2024 का जो चुनाव है उसमें पहले से ही प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि वो हैट्रिक लगाने वाले हैं, और उनके साथ के लोग 400 से ज्यादा सीट की चर्चा भी कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का ये हालचाल है कि अभी संयोजक का पता नहीं है, प्रधानमंत्री कौन हो ये पता नहीं है, कौन किसके साथ मिला हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लड़ाई कैसी लड़ाई चल रही समझ में नहीं आ रहा। कमजोर वर्ग के जहां तक लोग हैं, अभी आप देख लीजिए सबके सब कहीं ना कहीं वो दिन रात जो चैनलों पर चल रहा है, जो कहानियां चल रही हैं, भक्तिमय भक्तिमय भक्तिमय, कुछ समझ में नहीं आता कि ये देश और समाज कहाँ जा रहा है। सॉल्यूशन यही है कि जागरूकता फैलाएं, और जो बहुजन समाज या जो गरीब तबका है, कमजोर वर्ग है, उनमें शिक्षा का जितना अधिक प्रचार प्रसार होगा उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। जनता खुद अपना हक ले लेगी। राजनीतिज्ञों के भरोसे देश को छोड़ना या समाज को छोड़ना, मुझे लगता है इससे कुछ होने जाने का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होना। आज के तारीख में तो बिल्कुल नहीं। ओवर। बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि सर ने कहा कि बहुत सारे नियम कानून आ रहे हैं, और मीडिया की भूमिका किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी होती है। लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन आप क्योंकि भारत जैसे देश में जो जातियों में सामाजिक तौर पर बटा है, वहां पर मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मीडिया में कौन है, कलम किसके हाथ में है, माइक किसके हाथ में है, कौन बात कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब इस बात को भी बीजेपी, आरएसएस जैसी संस्थाएं पचा नहीं पा रही। तो खतरा हर जगह है, सबको लड़ना होगा, और बिना लड़े जो है मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत ही अच्छी डिबेट रही। आप सबका शुक्रिया। जुड़े देखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।